Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस, जिसमें आज का जो हमारा चैप्टर वो है चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम लोगों ने लास्ट टाइम अपना चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था। आज के चैप्टर में हमारी जो बेसिक होगी और जो हमारा बेसिक और अहम क्वेश्चन है वो है करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ कॉइल आर अ वायर। जो कंडक्टर है, जो वायर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी तो वहां पर प्रोसेस क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, उसके नतीजे में जो हमारे पास वैल्यूज बनेगी, इक्वेशंस बनेगी, उनके बारे में जो प्रोसीजर होगा उसको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस आर द बेस ऑफ द न्यू सिलेबस यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ आवर टीचिंग जोन। तो चलिए बच्चे, आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे, आज का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कि एक कंडक्टर जो कि करंट को भी लेके जा रहा है और उसकी शक्ल में ही फोर्स को भी लेके जा रहा है। असल में ये जो तरीका है, ये जो इफेक्ट है, ये जो फिनोमेना, ये किसके जहन में आया था? क्रिश्चियन हेंस और हिस्ट्रीज ने 1820 ईस्वी में जब वो करंट की पैमाइश कर रहा था, करंट के इफेक्ट को देख रहा था, तो वहां पर उसने एक चीज बड़ी नोटिस की कि जैसे ही किसी कंडक्टर में या किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो थोड़ी देर के बाद वहां पर एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्पेस को और अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं सकता। लेट्स सपोज दैट आप लोग वायर के दो कनेक्टर्स लें, वायर्स को स्विच में लगाएं और उसके दो सिरे जो आगे से बिल्कुल ऐसे हैं, नेक्ड हैं, नंगे हैं, उनको आपस में टच करें, अपोजिट को, अपोजिट वायर्स को जब आप लोग आपस में कनेक्ट करेंगे या वायर्स को कनेक्शन देंगे ना, तो आप लोग एक तरीका वहां पर कर सकते हैं। आप लोग विदाउट स्विच जो वायर्स लगाई हैं उनको इस तरह से, दोनों के जोड़ को इस तरह से रखें और इस तरह से उठा लें, बड़ा कंफर्टेबली आप लोग उसको अप डाउन कर लेंगे। लेकिन जब आप एक सिरे को या उसके दो सिरों को फायर में लगाएंगे और वही जोर, वही जो आपका सर्किट है, उसको दोबारा से उसके ऊपर रख कर उसको उसी तरीके से या उसी फोर्स से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। क्यों? क्यों? वहां पर एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया है। जिस तरह से मैग्नेटिज्म को आपस में, यानी मैग्नेट्स को आपस के में करीब लाया जाए तो वो क्या करते हैं, ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर अपोजिट उनके साइड्स हो तो वो एक दूसरे को ट्रैक्ट कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू द, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी चार्जेस के हवाले से पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दफा करते हैं, और अपोजिट चार्ज यानी नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह वहां पर मैग्नेटिज्म का अट्रैक्शन होगी, यहाँ पर भी उसी तरह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम देंगे। अंडरस्टूड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को अरेंज करना, यानी करंट को। आपको पता है ना, कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो बेतरतीब रैंडमली मोशन मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर करंट अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या वहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं, चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को अलाइन कर देते हैं, एक तरतीब से फ्लो करवाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक इफेक्ट। जब वो, हम लोगों ने अभी भी जो जोर को आपस में कनेक्ट करने का तरीका देखा है, अगर उसको स्टडी करें वहां पर एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, यानी इलेक्ट्रिसिटी और करंट से इंटर रिलेट करके मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, दैट विल बी नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बच्चों, जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसकी सबसे पहले तो हम लोग थोड़ी बहुत डेफिनेशंस देखेंगे, इसकी बेसिक क्वेश्चंस और आंसरिंग करेंगे। दूसरे नंबर पर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को देखकर इसकी थोड़ी सी डिस्कवरी के बारे में और इसके इम्पोर्टेंस एग्जाम, इसकी इंपॉर्टेंट काइंड्स का जो खुलासा है वो देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैंने अभी भी क्या बताया, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, चार्जेस अलाइन हो जाएंगे, करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होने के बाद वहां पर कंडक्टर में जब हम लोग दूसरी वायर को ऊपर रखेंगे तो वो उसको एक मैग्नेटिज्म की शक्ल में अट्रैक्ट करेगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which interrelates electricity and magnetism or magnetic effect। ठीक है बच्चों, ये आपके पास डेफिनेशन होगी। An electric current through a conductor produce the magnetic field around it
द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये भी आप लोग डेफिनेशन उसमें ऐड कर सकते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। ठीक है बच्चों, फिर क्या है व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंज। और हाँ एक और चीज मजे की बात है, ये देखिए लेट्स सपोज दैट आपके पास एक मैग्नेटिज्म है, एक मैग्नेट है, एक उसका जो पार्ट है वो नॉर्थ और दूसरा पार्ट उसका साउथ का है। ये चीज समझनी है आपने, एक हिस्सा उसका नॉर्थ का, दूसरा हिस्सा आपके पास उसका साउथ का, और आपने उसके दरमियान में एक कंडक्टिंग वायर या कंडक्टिंग रॉड जिसकी लेंथ एल होगी, ठीक है, ये रख दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, उस रॉड को या उस लेंथ वाली वायर्स को, कंडक्टर को आगे पीछे कर देंगे। बच्चों अगर आप यहाँ पर किसी दूसरे एक्सटर्नल अप्लायंस यानी एमीटर को, गैल्वानोमीटर को, ज्यादातर गैल्वानोमीटर यूज करते हैं, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर जब हम लोग इसको आगे की तरफ मूव करवाएंगे तब भी वो डिफ्लेक्शन देगा। ये इस तरह से होता है ना गैल्वानोमीटर, इस तरह से। तो जब बच्चे हम इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे फिर भी डिफ्लेक्शन देगा। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि किसी दो सिरे यानी मैग्नेट के दरमियान कंडक्टर जो रखा हुआ है, इसको आगे पीछे मूव करवाएंगे तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट चेंज होगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट चेंज होने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, यानी कि उसकी डिफ्लेक्शन में चेंजिंग आएगी। लिहाजा कह सकते हैं हम लोग व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंज इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, जिस तरह हम लोगों ने इंड्यूस करंट का पढ़ा था। ठीक है, प्रोफेसर हैंस और रिस्टर क्रिश्चियन है फर्स्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन द वायर इन 1820। 1820 में इसने इसका मफरूजा दिया था। अब हम लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पर देखें बच्चे, मैंने कुछ शेप इसकी शक्लें बनाई है, डायग्राम्स बनाई है, ये देखिएगा। हम लोगों ने एक सिरा नॉर्थ लिया, दूसरा सिरा साउथ। प्रोसीजर को समझना है, ठीक है। प्रोसीजर को समझने के बाद आप लोग खुद जो इसकी डायग्राम्स है, जो इसकी साख्त है, जो इसका स्ट्रक्चर खुद बना सकते हैं। फर्ज करें आपके पास दो मैग्नेट मैग्नेट के साइड्स हैं, एक नॉर्थ है दूसरी साउथ है, अपोजिट है दोनों। अब इसके दरमियान में जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। दरमियान में ये बच्चे अगर इसको हम लोग विदाउट एनी मोशन यहाँ पर पड़ा रहने दे तो यहाँ पर किसी भी किस्म का इफेक्ट चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग इस कंडक्टिंग रॉड को आगे या पीछे की तरफ मूव करवाएंगे ना, ये जो मैंने डॉट की शक्ल में यहाँ पर ये दायरा बनाया हुआ है ना प्यारे बच्चों, ये आपके पास है उसका इफेक्ट, यानी इतना इतना उसका एरिया इफेक्ट के तौर पर जाना जा रहा है। क्या हो रहा है, उसके इफेक्ट के तौर पर जाना जा रहा है। यानी कि हमारे पास लेट्स सपोज दैट जब हम लोग वायर्स को कनेक्ट करते हैं आपस में, तो उसके गिर्द भी एक ऐसा एरिया होता है, ऐसा इलाका होता है जहां पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत असरअंदाजकारी होती है। उतने उतने एरिया में, अगर उतने उतने एरिया में हम लोग जाएंगे तो हमें शॉक भी लग सकता है। ठीक है, इस तरह से वो कुछ एरिया उसने सराउंड किया। ये समझ ले कि वो ये सराउंडेड एरिया जहां तक इसके शिद्दत को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही थी। अब हम लोग इस कंडक्टिंग रॉड को थोड़ा सा आगे या पीछे की तरफ मूव करवाएंगे तो इसमें मैग्नेटिज्म चेंज होगा, तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। ये देखिए, ये जो आपके पास डायरेक्शन है या फिर ये आपके पास जो यहाँ पर सर्कल की शक्ल में डॉट्स लगे हुए हैं, असल में ये उसके दरमियान वो फोर्स है जो इसको वहां पर स्टेबल करके रख रही है। अंडरस्टूड है। फिर क्या करेंगे, लेट्स सपोज दैट नॉर्थ साउथ है। अब यहां पर फोर्स का अमल किस तरह से होगा बच्चों, देखें जब आप लोग इसके ऊपर इसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक तरीका आ रहा है। ये देखें इस तरह से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड रूल है, या आप लोग कह लें कि आपका जो फ्लेमिंग का रूल है, उसमें हम लोगों ने स्टडी की थी कि अगर ये इस तरह से बच्चों, स्ट्रेच your hands in such a way that your forefinger perpendicular to the middle finger, then your thumb show the motion of current। मतलब हमारे पास ये करंट को डिसाइड करेगा, ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को, और ये वाली जो चीज है ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन। तो फोर्स कौन सी है, हमारा थंब बन जाएगा। क्या बनेगा, थंब, यानी फोर्स ऊपर की तरफ, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ्ट टू राइट, वही है ना। ये देखें, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट है। दूसरे नंबर पर जो रेक्ट थंब है, ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, ये इसके ऊपर लगने वाली फोर्स को शो कर रहा है।
और जो हमारे पास तीसरी फिंगर है, ये वाली मिडिल फिंगर है, ये क्या कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, मतलब करंट किस तरह से वहां पर बेंट हो रही है। ये देखें इस तरह से, अगर हमारे पास ये जो लाइंस है इनको ए बी सी डी ई एफ का नाम दे, तो जो ए बी और सी सेंट्रल से पहले पहले जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उनका जो तरीका होगा, रवैया होगा, वो बच्चे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसको हम लोग लो फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? लो फील्ड। क्योंकि हमारे पास कुछ फ्री चार्जेस इस तरह के होते हैं कि जो फॉरवर्डली दूसरे चार्जेस के साथ सपोर्टिंगली मूव नहीं करते, लेकिन उनका इफेक्ट बैकवर्ड होता है, वो हमारे पास लो होते हैं, इनका इतना ज्यादा असर नहीं होता। दूसरे नंबर पर ये देखिए, हमारे पास डी ई एफ यानी उससे डाउनवर्ड हाई फील्ड है, तो वहां पर जो चार्जेस, यहाँ पर जो फील्ड होगा वो आपके पास इस तरह से बेंट होता हुआ नजर आएगा। एक्चुअल में क्या है, इसकी डायरेक्शन को मापने के लिए जो हमारे पास रूल आया था वो था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर के मुताबिक अगर हम लोग अपने अंगूठे, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से अरेंज करें कि जो अंगूठा है और जो आपके पास फोर फिंगर है ये परपेंडिकुलर हो, ये देखिए इस तरह से ये आपस में परपेंडिकुलर शो हो रही हो, तो जो आपके पास ये फिंगर है ना, मिडल फिंगर, ये आपके पास क्या कर शो कर रही हो, उसकी डायरेक्शन को, यानी जो उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसी लिहाज से हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ द रूल और फोर्स। डायरेक्शन ऑफ द रूल और फोर्स, हम लोग इसकी डायरेक्शन और फोर्स को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखें डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच द थंब, four fingers and middle finger of the left hand perpendicular in such a way that forefinger is along the magnetic field. Forefinger क्या है आपके पास magnetic field के along है, middle finger is along the current, तो आपके पास मिडल फिंगर है, ये करंट की डायरेक्शन को शो करे, देन द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आपके पास जो इसका अंगूठा है वो क्या शो करेगा, उसकी डायरेक्शन को शो करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को। समझ में आ गई? अगर आप लोग अपने बाएं हाथ को, ये बाएं हाथ का रूल है, लेफ्ट हैंड रूल है, किसने डिस्क्राइब किया था? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने क्या कहा था? इफ यू प्रपोज्ड और if you stretch the thumb, forefinger and middle finger of your right left hand in such a way that these are perpendicular to each other, then forefinger shows the current, sorry, forefinger shows the magnetic field, middle finger shows the direction of the current, then your index thumb shows the डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। उस हिसाब से इसको हम लोग डिस्क्राइब करने लगे। फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास एक्स एक्सिस के नाम, और ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट बिल्कुल घुमा के। तो क्या होगा? फोर्स डिपेंडेंस अपॉन, फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? फोर्स हमारे पास चार कंपोनेंट्स पर डिपेंड करेगी। एक हमारे पास है उसका करंट, दूसरे नंबर पर है उस रॉड की या उस वायर की लेंथ, तीसरे नंबर पर है मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत, चौथे नंबर पर है जो इनके दरमियान में एंगल बनेगा, यहाँ पर बनेगा बच्चों, यहाँ पर एंगल बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा, ये इनके दरमियान हमारे पास फोर्स को शो करेगा। तो फोर्स डिपेंडेंस करंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और एंगल ऑफ, आपके पास एंगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के दरमियान। ठीक हो गया? देखते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और जो बाकी चीजें हैं वो किस तरह से हम लोग डील करते हैं। हमने कहा है कि ये उनके दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे फोर्स बढ़ेगी करंट बढ़ेगा, यानी उनके दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर फोर्स बढ़ रही है तो लेंथ भी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर फोर्स हमारे पास यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज, यानी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एंगल ऑफ, वहां पर जो एंगल परफॉर्म कर रहा है उसके भी डायरेक्ट। सारी इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैरामीटर है वो सेम है, जो आपके पास फोर्स है वो सेम है, तो फोर्स को एक जगह पर, बाकी कंपोनेंट्स को हम लोगों ने इकट्ठा किया। इसको जब हम लोग स्टेबल करेंगे इक्वेशन को, हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, और ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू 1 होती है। लिहाजा हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, या इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, और इन वेक्टर फॉर्म, अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो प्यारे बच्चों को बन जाएगा F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो किस किस के दरमियान में बन रहा है बच्चों? वो हमारे पास बन रहा है एंगल मैग्नेटिक फील्ड और उसकी
लेंथ के दरमियान, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा एंगल बिटवीन द लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उस हिसाब से हम लोग इसको अरेंज कर। आपकी बुक के ऊपर यहाँ पर लिखा होगा BIL या BLI, इस तरह से, नो इश्यू, वो उन्होंने अल्फाबेटिकली उसको अरेंज किया हुआ है, आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्पेशल केस कब होंगे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि ज्यादा करंट या ज्यादा फोर्स किस साइड डायरेक्शन को, किस डायरेक्शन को इसकी मिनिमम डायरेक्शन साबित होगी। अगर मैक्सिमम फोर्स की बात करें ना, तो जब हमारे पास एंगल किसके दरमियान में, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो लेंथ है वो 90 के एंगल पर परपेंडिकुलर है, तो वहां पर जो है हमारे पास फोर्स आएगी, क्या वो मैक्सिमम आएगी? जी हाँ, मैक्सिमम आएगी, क्योंकि जो फोर्स का फार्मूला हमारे पास निकला वो है आपके पास F = ILB sin थीटा। साइन यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखें ILB sin 90 है, थीटा को हम लोगों ने क्या शो किया है, वो 90 का परपेंडिकुलर है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, तो जब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू sin 90 हमारे पास किसके इक्वल होता है, फिर बच्चों वो 1 के इक्वल होता है, और वो आ जाएगा हमारे पास ILB। दूसरे केस में मिनिमम कब होगा, जब थीटा होगा 0 का, साइन 0 0 की इक्वल होता है, लिहाजा यहाँ पर उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बाद है आपका यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो है टेस्ला। टेस्ला के बारे में क्या है वो भी हम लोग देखते हैं बच्चों। प्रेजेंटेशन ज्यादा इफेक्ट करती है पेपर्स की बनावट को, पेपर्स की हेडिंग्स को, और पेपर्स की कंट्रीब्यूशन को, हेडिंग यानी कि उसकी प्रिपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लिहाजा आप लोगों ने हेडिंग्स ज्यादा से ज्यादा मार्क करनी है और वहां पर ज्यादा से ज्यादा उसके मुताल्लिक ये चीज डिमोन्स्ट्रेट करनी है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी इसकी फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बच्चों, वो होता है 1 टेस्ला। और 1 टेस्ला हम लोग किस तरह से डिफाइन करें, बड़ा इजी है, किस तरह से, ये देखिए हमारे पास फार्मूला क्या आता है, फोर्स ILB। आई क्या है आपके पास, करंट है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। हमें फार्मूला किसका चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का, बी को इधर ही रहने दे, IL को इस साइड पे ले जाए, तो ये क्या बन गया, B = F/IL। मैग्नेटिक फील्ड = फोर्स डिवाइडेड बाय I करंट, L लेंथ, तो ये आपके पास उसका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। अब यूनिट को किस तरह से डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। इफ 1 एम्पियर करंट पास थ्रू 1 मीटर वायर, अगर 1 एम्पियर का करंट 1 मीटर लेंथ के जो कंडक्टर है उसमें से पास कर, प्लेस परपेंडिकुलर इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, समझिए चीज को। अगर 1 एम्पियर का करंट 1 मीटर लेंथ के कंडक्टर में से गुजरे, जो कि हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, देन अ फोर्स एक्सपीरियंस ऑन द डिवाइस, ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसके ऊपर एक फोर्स जो है वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जिसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा 1 न्यूटन फोर्स कैन बी एग्जिस्ट ऑन 1 मीटर लेंथ वायर और कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ द 1 एम्पियर करंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को आप लोग इस तरह, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी द 1 टेस्ला, तो हम लोग इसको 1 टेस्ला, इसका यूनिट निकालते हैं। फोर्स का यूनिट बच्चों क्या होता है, 1 न्यूटन। करंट का यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है एम्पियर, और जो लेंथ का यूनिट होता है वो है मीटर। कंबाइनली हम लोग लिखेंगे तो वो टेस्ला इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाता है गाज, गाज भी टेस्ला का यूनिट है, आप लोग उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे ये देखें। 1 गाज जो होता है बच्चों वो होता है 10⁻⁴ टेस्ला के, यानी 10⁻⁴ टेस्ला के। तो जो आपके पास टेस्ला होगा वो कितना होगा बच्चे, बड़ा इजी, ये देखें, अगर आपके पास 1 गाज है 10⁻⁴ टेस्ला के है ना, तो यहाँ पर हमने टेस्ला का फुल मालूम करना है, इसको हम लोग इस साइड पे ले आएंगे, ये यहाँ पर माइनस की पावर इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 टेस्ला = 10⁻⁴ गाज, तो ये प्यारे बच्चों आपके पास 10⁻⁴ गाज के इक्वल आ जाएगा। अंडरस्टूड है। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड को देखा, उसमें जो होने वाला चेंज था, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट को चेंज करेंगे तो क्या असर होगा, दूसरे इफेक्ट्स को चेंज करेंगे तो क्या होगा, और फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कैसा है। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अगर किसी भी चीज की समझ ना आई तो बच्चे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकेगा। बाकी यहाँ पे जो मैथमेटिकली फॉर्म किया इसको लाजमी कीजिएगा,
हेडिंग्स आप लोगों ने लाजमी प्रेफर करनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं ऑन द बेस ऑफ द न्यू एजुकेशनल सिलेबस आपके तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद इसके इफेक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।